बेबाक बात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज हमारे साथ हैं मौलाना आज़ाद, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाने वाले ज़फ़र सिरसवाला साहब। बहुत सारी बातें करेंगे। मौजूदा वक्त में सियासत कैसे चल रही है, मुसलमानों का जो है इस वक्त मुल्क में क्या माहौल है, क्या उनके अंदर कुछ खौफ है, और बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं ख़ासतौर से तालीम को लेकर के। तालीम के मैदान में बड़ा ये काम कर रहे हैं, किस तरीके से ये माइनॉरिटीज़ को देखते हैं, मुस्लिम तबके को देखते हैं, उनके मुस्तकबिल को देखते हैं। सर बहुत इस्तकबाल है आपका, कैसे हैं? बहुत सारे कामों में आप उलझे रहते हैं लगातार, ख़ुद का बिज़नेस भी है, तालीम के मैदान में भी काम करना है, एक यूनिवर्सिटी को चांसलर के तौर पर देखना भी है। तो इतने सारे काम को लेकर के जब आप निकलते हैं, सुबह को मैदान में उतरते हैं, तो किस तरह की तैयारियां होती हैं और कैसी उलझनें होती हैं? भाई देखो, ऐसा है, वो बचपन में एक बुज़ुर्ग ने एक बात कही थी कि बोले परिंदे से सीखो। कि एक परिंदा होता है, रोज़ सुबह में अपने घोंसले से निकलता है, उसको ये नहीं मालूम होता कि उसको उसकी रोज़ी कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, लेकिन निकलता है और रात को वापस आ जाता है। आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई परिंदा भूखा रहा होगा। तो मैं समझता हूँ हमको भी अपनी ज़िंदगी में रोज़ सुबह में निकलना चाहिए, जो काम करने हैं उसकी कोशिश पूरी करनी चाहिए। मैंने अपना उस ज़िंदगी में उसूल ये बनाया है कि जो करना है उसकी कोशिश पूरी करनी और फिर रात को छोड़ देना अल्लाह के ऊपर। गुजरात इलेक्शन होने वाले हैं, बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन ज़फ़र सिरसवाला साहब भी वो अंदरूनी तौर पर लगे हुए हैं लोगों को समझाने में कि भाई किस तरफ आपको वोट करना है, क्या करना है, आपका सियासी रुख क्या होना चाहिए। तो क्या तैयारियां हैं, चूँकि बहुत जल्द शायद डिक्लेयर होने वाली है डेट्स इलेक्शन की? मेरी ये राय बनी है अब जी कि जो कौम तालीम याफ्ता नहीं होती तो सियासी पार्टियां जो है वो आपको पॉलिटिकल फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि अभी जो है मुसलमान जो है रिवर्स गियर में अपनी गाड़ी को ले ले में और पूरा, जिसको कहते हैं ना, वो अर्जुन को पूछते हैं क्या दिखता है, कि भाई आंख दिखती है मुझे। तो ऐसे मुसलमान तय कर ले कि हमको कुछ नहीं है, हमको अपने आप को तालीम के मैदान में झोंक देना है। और हालांकि हमने बहुत कोई बड़ी कोशिश नहीं की, 2.5-3 साल में कई शहरों में हमने तालीम की ताकत के नाम से हम लोग प्रोग्राम किए। हमने उसको अब तालीम और तरबियत कहते हैं। गुजरात इलेक्शन की बात हो रही थी, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए क्यों है, मतलब अंदरूनी तौर पे? देखिए, मैं तो कभी भी इलेक्शन में एक्टिव इस तरह से नहीं था। मेरा हमेशा ये रहा है कि मुसलमानों को समझ आए, सियासी सूझबूझ भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन गुजरात में और अब तो मुल्क के अंदर इलेक्शन में वो जो इश्यूज़ थे, जो कंटेंशियस जो इश्यूज़ थे, ख़ासतौर से बीजेपी के भी, तो वो तो अब रहे नहीं है। इसलिए कि गुजरात में जो लास्ट इलेक्शन हुआ था 2012 में, जिसमें मोदी साहब तीसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर बने थे, उसमें काफ़ी कुछ वो बात ख़त्म हो चुकी थी। इसलिए कि उसी इलेक्शन में कम से कम 30-32% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया था। उसके बाद 2014 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उसमें भी वो बात नहीं रही थी। और अब कुछ और हो रहा है, यानी कुछ अजीब हो रहा है। जैसे मैं देखा कि बीजेपी कांग्रेस हो रही है और कांग्रेस बीजेपी हो रही है गुजरात में ख़ास तौर से। जैसे ये बात लोगों ने मुझे कही और ये मुसलमानों को काफ़ी इस पर वो हुआ कि राहुल गांधी साहब जो हैं वो मंदिरों में जाते हैं और मोदी साहब मस्जिद में जाते हैं। हाँ, ये जो प्राइम मिनिस्टर गए थे अभी जापानीज प्राइम मिनिस्टर को लेकर के मस्जिद में, तो वो कोई पैगाम देने की कोशिश थी मुल्क के मुसलमानों को, खासतौर से गुजरात के मुसलमानों को? मैं इसका चश्मदीद हूँ इसलिए कि अहमदाबाद में जैसे ये सीदी सैयद की जाली है जो बहुत ही आलमी सतह की चीज़ है, ऐसे अहमदाबाद में सरखेज़ की मस्जिद है जहाँ पर शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, जो 600 साल, जो जितनी मस्जिद पुरानी है वो भी इतना ही पुराना है। हम बचपन में जाया करते थे, बीच में 15-20 साल वो इतनी डेरेलिक कंडीशन में हो गया था बिल्कुल, यानी मुसलमान भी जाना पसंद नहीं करते थे। वो शराबी कबाबी लोगों का अड्डा बन गया था, जुआरी लोग आते थे वहाँ पर। मोदी साहब ने आकर उसको रिवाइव किया, यानी उसको
बिल्ड किया जी। वो जो बिल्कुल खस्ता हाल में थी उसको ठीक ठाक किया। उसके साथ लगी हुई 1 किलोमीटर के रेडियस में एक हौज है पुराने ज़माने से, जो सूखी थी, बहुत बहुत नज़दीक है मस्जिद के, बिल्कुल नहीं मस्जिद से लग के लोग लग के है। जी हाँ। उसमें पानी नहीं, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मोदी साहब वो ड्रेन वाटर का पानी लेकर उसको उन्होंने पानी से भर दिया, तब से जब से वो भरी हुई है। और फिर इन्होंने 2007 में वहाँ पर सूफी म्यूज़िक फेस्टिवल शुरू की थी मोदी साहब ने, और 3 साल तक खुद आते थे, बैठते थे। तो वो मस्जिद में जाते थे पहले, बल्कि वो मज़ार में जाते थे, मस्जिद में जाते थे और उस प्रोग्राम में बैठते थे। हाँ, लेकिन वो फोटोज जो है या पिक्स वो है भाई, देखिए नैरेटिव कैसी है। उस जमाने में मोदी साहब कोई भी मुसलमानों के लिए कोई चीज़ करें तो लोग छुपाते थे उसको, लेकिन है वो तो तस्वीरें हैं भाई। ठीक है। इसी तरह आप देखिए यूएई जब गए तो वहाँ की जो मस्जिद, आपने कहा था कि यूएई गए और सऊदी अरब गए, तो उससे इमेज जो है मोदी साहब की वो चेंज हुई है अमंग द मुस्लिम्स। ऑलमोस्ट 2014 का जो इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस था, अगर आप देखें कि जो मोदी साहब की पूरी 1 साल की जो उनकी जो कैंपेन था, तो वो कैंपेन बहुत साफ सुथरा था मोदी साहब का। तो काफ़ी हद तक चेंज तो आ गया था। गुजरात का मुसलमान तो ऑलरेडी उसने तो देख लिया था, तजुर्बा था। तो मोदी साहब की इमेज खुद की बीजेपी के मुकाबले में बहुत अलग हो चुकी थी। और फिर ये जो इनके जो दौरे हुए, इसलिए कि आप मुझे बताइए कि कौन प्राइम मिनिस्टर है कि जो अपने 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट सारे इस्लामी मुल्कों में जाके आए। सऊदी अरब गए, यूएई गए, कतर गए, पूरी आपकी ये जो सऊदी ने और अफगानिस्तान ने तो बाकायदा उनको जो सबसे बड़ा नाम दिया, सबसे बड़ा उनका एजाज किया। उसके अलावा ये जो सेंट्रल एशिया के सारे मुल्कों में गए, टर्की गए, तो अक्सर बल्कि सारे ही इस्लामी मुल्कों में उनका हुआ और लोगों ने बड़ा सराहा, वहाँ के लोगों ने भी। तो ये तो कब से बदल चुकी है उनकी इमेज। रही बात आपने गुजरात का मुझे पूछा था, तो गुजरात का मुसलमान बड़ा चौंक गया है कि अभी राहुल गांधी साहब आए थे तो 14 मंदिरों में गए, एक भी मस्जिद में नहीं गए, यानी उल्टा हो रहा है जैसे आपने कहा। और बल्कि हमने देखा कि 3 साल से, ये मुझे कांग्रेस के अंदर जो हैं उन्होंने बताया कि 3 साल से कांग्रेस पार्टी ने इफ्तार पार्टी बंद कर दी है, ईद की मुबारकबादी देते थे वो बंद कर दी। और यहाँ हमारे बीजेपी के हर चीफ मिनिस्टर, अक्सर मैं बम्बई में तो मैंने देखा कि 3-4 इफ्तार पार्टियाँ होती हैं बीजेपी के, और जगहों पर ईद की मुबारकबादी बराबर सबकी तरफ से आती है, इन्होंने बंद कर दी। तो ये कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इससे अगर आपको लगता है सेकुलर पार्टीज जो है, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज, उन्होंने खासतौर से मुस्लिम तबके को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और ये सब चीज़ें करते थे वो दिखावे के तौर पर कि भाई जो है वो रोज़ा इफ्तार पार्टी करा दी, ईद की मुबारकबाद दे दी, दरगाह पे चले गए, मस्जिद में चले गए, चादर भेज दी, ये सब कर दिया। तो इस्तेमाल ज़्यादा किया वोट बैंक के तौर पर। बिल्कुल, देखिए अब एटलीस्ट चलो खुल के आ गए। हाँ, यानी एक तो बोलते हैं ना कि एक खुला दुश्मन एक छुपा दुश्मन है जी। तो ये छुप कर सब कुछ करते थे, लेकिन अब खुल के सामने आ गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी बात वापस आती है कि मुसलमान को जो है अपने आप को तालीम की बुनियाद पर तैयार करना है, और वो तालीम की बुनियाद पर तय करना है कि सियासी मेरा रुझान भी क्या होना चाहिए या सियासी तौर पर भी मुझे क्या करना चाहिए, वो उसको उसकी तालीम बताएगी। हाँ, लेकिन मुस्लिम तबके में साहब आपको लगता है थोड़ा बहुत, जैसे आप हर जगह ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कुछ खौफ तो है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हालांकि आजकल थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन गौकशी के नाम पर कई बार ट्रेन में जाते हुए किसी को मार दिया, कई बार जो है वो कोई गाय लेकर के जा रहा है, भले ही वो पालने के लिए लेके जा रहा है, दूध के लिए लेके जा रहा है, लेकिन मारा गया है। तो इस तरह का जो माहौल बना है वो उससे थोड़ा सा खौफजदा है मुस्लिम तबका। प्राइम मिनिस्टर लगातार वो अपील करते हैं कि भाई ऐसा मत कीजिए, लेकिन असर नहीं होता उनकी बातों का। देखिए मैं तो मुल्क में घूमता हूँ जी, ऐसा नहीं है, यानी जो आप जो, क्योंकि ट्रेन में चले जाइए आप जी, बसों में सफ़र कीजिए, लोकल ट्रेनों में एक आध कोई ऐसा हो गया तो वो उससे आप ये नहीं कह सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। भाई देखिए ना, गुजरात फॉर एग्जांपल, हालांकि गुजरात तो मरकज़ था ये सारी मुसीबतों का, इसलिए कि गुजरात में जितने फसाद हुए हमेशा गाय को लेकर होते थे और रथ यात्रा को लेकर होते थे। पिछले 10 साल से जितनी सुकून की, यानी हम लोगों को हमेशा ये रहता था कि बकरीद आती थी और रथ यात्रा आती थी तो ये लगता था पता नहीं क्या होगा, लेकिन पिछले 10-12 साल से आप देखो कि कोई वारदात नहीं हुई बकरीद में। इसी तरह रथ यात्रा जो है वो इतना पीसफुल, बल्कि सबसे पीसफुल अगर अमन वाला कोई दिन है तो वो रथ यात्रा हो गया है। तो था, एक ज़माने में था, लेकिन
अब ऐसा है नहीं, एकाध कोई दो जगह पर अगर होता हो। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, वो भले ही कहीं किसी से भी जुड़े हुए हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। देखिए, वो इस किस्म के लोग तो हर ज़माने में थे और वो हर ज़माने में रहेंगे, वो तो रहेंगे। उनसे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है कि बीजेपी है फॉर एग्जाम्पल, तो बीजेपी में चलती किसकी है भाई? अमित शाह प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अमित शाह हैं जो उनके पार्टी के सदर हैं, उसके अलावा जो उनके मेन स्ट्रीम मिनिस्टर्स हैं वो असल हैं, तो उनकी बात बहुत साफ सुथरी है बिल्कुल, यानी कोई ऐसे नहीं। बाकी नीचे वाले जो है और वो लोग हैं कि उनकी कोई हैसियत उनकी पार्टी में भी नहीं है। तो इस किस्म के अनासिर हर जमाने में होते हैं, ऐसा नहीं है, पहले भी हुआ करते थे, अब भी हैं। अब इसलिए ज्यादा दिखते हैं कि ये दौर जो है टेलीविजन 24/7 है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, इसलिए फौरन दिख जाता है। पहले भी होता था लेकिन वो नजर नहीं आता था। लेकिन मुकाबला अगर मैं करूं पहले और अब के मुकाबले में, तो पहले ज्यादा माहौल खराब था, अब नहीं। हमने ट्रिपल तलाक के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी इसके ऊपर जश्न मना रही है। आप रिएक्ट करना छोड़ दो, आप रियल इश्यूज पे जाओ ना। हमको ये देखना है कि एक्चुअल क्या हो रहा है। मुस्लिम कौम है वो, उसकी कुछ गलतियां थी, उसने बहुत देर कर दी, खुद फैसला लेना चाहिए था 86 में। तो आप ही अगर इस मसले को अपने एंड पर ही हल कर देते तो ये नौबत ही नहीं आती। सिस्टम है और जब तक कि हमारी सिस्टम है मुल्क में तो हमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं। लॉ जिहाद का कुछ मसला आया है केरला में, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ मुस्लिम तंजीमों को टारगेट किया जा रहा है जानबूझ करके, उनको बैन करने की कोशिश की जा रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक तो आप समझ लो कि हमारा मुल्क जो है उसके अंदर कुछ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ज़बरदस्त हैं। अभी आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट है या हमारी बहुत सारी हाई कोर्ट, इवन लोअर कोर्ट ने भी, ठीक है, लेकिन अगर कोई बैंड भी कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया? भाई आपने अभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, केरला हाई कोर्ट ने मैरिज को जो ख़त्म कर दी, तो कहा भाई कौन से कानून के तहत किया आपने? जवाब तलब किया। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में सबसे अच्छी बात यह है कि ठीक है, ऐसे अनासिर होंगे, लेकिन जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इतनी पावरफुल है कि ये होगा नहीं। हमने तो गुजरात में देखा कि भाई जो 2002 के फसाद हुए, इससे पहले हिंदुस्तान के किसी फसाद में किसी को सज़ा नहीं मिली थी कभी भी। गुजरात के 2002 के दंगों के बाद कम से कम 90 से ज़्यादा लोगों को उम्र कैद हुई है, 460 लोगों को सज़ा हुई है। तो ये नहीं है, हमारे यहाँ सिस्टम काम करता है, ठीक है, देर आया दुरुस्त आया, लेकिन है, सिस्टम है, और जब तक कि हमारी सिस्टम है मुल्क में तो हमें कोई परेशानी की जरूरत। मुल्क भर के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, खासतौर से रूल्ड स्टेट्स जो हैं, योगी से भी आप कुछ दिन पहले मिले थे और कुछ उनके सामने प्रपोजल्स भी रखे थे एजुकेशन को लेकर के, उनको लेकर के थोड़ा सा माइनॉरिटी के, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, चूँकि जिस तरीके से वहाँ पर फरमान जारी हुए हैं मदरसों को लेकर के और तमाम दूसरी तरह की चीज़ें। एक नई चीज़ आई है कि भाई जो ताज है, वो जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उससे वो निकाल दिया गया है, उसकी जो बुकलेट है बाहर। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं शक पैदा करती हैं कि एंटी माइनॉरिटी माइंडसेट के साथ काम हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ चीज़ें सियासी होती हैं, जो पॉलिटिकल कंपल्शन का हो या उनको छोड़ दो, एक्चुअल ग्राउंड पे क्या होता है। अब जैसे आपने ताजमहल की बात की, जी ठीक है, लेकिन अभी आज ही योगी साहब ने कहा नहीं ये तो हमारा मुल्क की, आज ही बल्कि उन्होंने कल ही कहा, उनकी चीफ मिनिस्टर, उनकी जो टूरिज्म मिनिस्टर ने भी कहा। मैं ये सब चीज़ों को नहीं देखता, मैं असल को देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यूपी गवर्नमेंट 300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है टूरिज्म में, उसमें से 156 करोड़ खर्च कर रही है ताजमहल और ताजमहल के आसपास में। तो इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरा, आप कह रहे हो कि सरकार काम तो होते हैं लेकिन मैसेज कुछ और दिया जाता है। ऐसा कुछ हमको है काम पर जाना चाहिए। इसलिए कि आज तक हम बेवकूफ बनते थे मैसेज पर। भाई आपको 2-4 चीजें दिखा दी जाती थी, भाई इफ्तार पार्टी कर लो, इफ्तारी में टोपी पहन लो, और किसी दरगाह पे चादर, उससे मुसलमान खुश हो जाता था। नहीं, हमको तो देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि ये सरकार आई है, इनकी बीजेपी की सरकार, हालांकि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सिग्निफिकेंट है। ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जब 2014 में यूपीए की गवर्नमेंट थी तो उसका आउटले जो था टोटल वो 3200 करोड़ रुपए था। अभी इस साल के बजट के बाद उसका आउटले
इनकी सरकार में 4,700 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 50% बढ़ गया है। इन्होंने माइनॉरिटी को जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो इतना आसान कर दिया है कि आप ऑनलाइन जाओ और सेल्फ असेसमेंट पहले से ही था, लेकिन उसमें कुछ आसानी की है। हाँ। बल्कि नहीं, 90 करोड़ रुपए बढ़ाई हैं इन्होंने। तो हमें क्या देखना है, असल क्या मिल रहा है या ये सब चीजों में योगी क्या कह रहा है या फलां क्या। लेकिन डिस्टर्ब तो होता है ना, सब आम मुसलमान या आम आदमी डिस्टर्ब होता है, और वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं खौफजदा रहता है कि भाई यार ये हो क्या रहा है, ये तो हमारे खिलाफ है सरकार। देखो ऐसा है ना कि हमको, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तालीम से आपको ये अकल आएगी। हमको ये सब चीज़ों में इश्तियाल वाली जो चीज़ है ना, इससे हमें बहुत ज़्यादा रिएक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब लोगों को पता चल जाएगा ना कि आप इनको छेड़ो, ये छिड़ जाते हैं, तो मजा आ जाएगी। आपको लगता है रिएक्ट ज्यादा करते हैं? हम लोग रिएक्ट करते हैं, हमको नहीं। आप रिएक्ट करना छोड़ दो, आप रियल इश्यूज पे जाओ ना। यही योगी साहब का जो आपने कहा, मैं तो खुद मिला उनको। बल्कि आज तक कोई यूपी में दूसरे इतने सब बड़े बड़े सो कॉल्ड आपके सेक्युलर आए, किसी के सामने हमें मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के लिए जमीन मांगने की हिम्मत नहीं हुई। योगी साहब से कही तो बहुत अच्छे से उन्होंने कहा प्रपोजल रखो, और जो एक सरकार का जो प्रोसेस होता है, मतलब वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के थे। मदरसे के बारे में हमने पूछा, मेरी कलीग बाद में गई, उनसे मिली, तो कहा कि नहीं बिल्कुल मैं उसको सक्षम करना चाहता हूँ, यानी मदरसा जो बोर्ड है उसको मैं मजबूत करना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है, देखिए आप मिलते रहो, बात करते रहो। मिलना जुलना बहुत जरूरी है, मिलते नहीं है मेरा ख्याल के उसकी वजह से। तो हम ये देखिए अखबार की सुर्खियों से या टेलीविजन से या सोशल मीडिया से हम तय नहीं करें। हम एक्चुअली मिलकर, जैसे मसलन, हाँ आपने ये बात मदरसा की छेड़ी, अभी इन्होंने जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक और चीज शुरू की है, 3T। हाँ, टीचर, टिफिन और टॉयलेट। तो वो बराबर उन्होंने कहा जो भी आ जाए हम दे रहे हैं। तो उसमें कहीं रोक नहीं है। बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप है और तमाम तरह की हुनर है। और हमको ये देखना है कि एक्चुअल क्या हो रहा है, बस वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करना कुल मिलाकर के। ये चीजें देखिए, ये जुमलों पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, कौन क्या बोलता है ये तो चलता रहेगा। और ये हमेशा कुछ चीजें पॉलिटिकल होती हैं, उनको छोड़ दो, रियल इश्यूज को देखो भाई। हाँ, आपने साहब बहुत सारी बातें होती हैं कांग्रेस को लेकर के, और आपने कहा था भाई सलमान खान को फंसाने में जो है कांग्रेस का हाथ है, तो ये कैसे? ये तो भाई देखो इसलिए कि उस वक्त 2002 में जब वो सलमान खान के ऊपर केस हुआ था, तो हालांकि उससे पहले आप बताइए एक एक्सीडेंट था, उससे पहले कभी भी एक्सीडेंट के केस पे 304 जो ए लगाई थी, यानी कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो चार्ज कभी भी किसी पे नहीं लगाया है। तो उस जमाने की जो सरकार थी उन्होंने कहा भाई इसको फिट करो। पहले तो इसलिए कि इनिशियली सलमान सरेंडर हुआ और वही जो बेल होती है 900 रुपए की एक्सीडेंट की, वो हो गई थी। फिर 18-19 दिन के बाद एज अ सेकेंड थॉट वो किया था, तो ठीक है। और वही आप देखो कि कोर्ट में, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, इंसाफ है। ये जो बीजेपी का बहुत सपोर्ट आप करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बहुत नज़दीक हैं, हालांकि अगर पुरानी हिस्ट्री को देखा जाए तो बहुत एक तरीके से 36 का आंकड़ा था आपके प्राइम मिनिस्टर के, उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे, चूंकि वो कुछ वजूहात भी थी, फिर वो दोस्ती में बदली। थोड़ा सा बताना चाहेंगे किस तरीके से पूरा इंसिडेंट हुआ था? वही मैं कह रहा हूँ कि भाई हर एक से मिलना चाहिए हमको, डायलॉग करना चाहिए। वही हम उनसे लड़ाई लड़ी थी मोदी साहब से सारी, फिर सोचा भाई चलो मिलते हैं, बात करते हैं, तो हम मिले उनको। तो जब मिलने से अक्सर मैंने देखा है जी रोजमर्रा की जिंदगी में कि हमारे परसेप्शन होते हैं लोगों के बारे में, ख्यालात होता है दूर से, लेकिन जब मिलते हैं तो पता चलता है यार ये आदमी तो ऐसा है ही नहीं। तो ऐसे ही हम मोदी साहब से मिले, तब मिलने के बाद लगा कि मतलब जो उनके बारे में जो था सोच, वो तो ऐसे है ही नहीं, बहुत ही अमाइकेबल आदमी है, बात सुनते हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, बताओ क्या, है ना, पॉजिटिव माइंड के साथ काम करते हैं, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के हैं। तो फिर जब ये हुआ तो फिर लड़ाई किस बात की? तो मैंने देखा ये मेरे इस 2.5 साल के इस सफ़र में कि मैं आरएसएस के भी बहुत सारे लोगों से मिला, तो जो एक जहन में पहले से बैठा हुआ था, लेकिन जब मिले, होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी और मेरी हर बात में इत्तेफाक हो, लेकिन ऐसा लगता है कि 70% में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो भाई हम यूँ कहते हैं कि चलो 30% जिसमें हमारा हम डिसएग्री करते हैं उसको छोड़ दो, 70% जिस पे एग्री करते हैं वहाँ तो एक हो जाओ बस। तो
ऐसा है कि परसेप्शन पे ज़्यादा ज़िंदगी गुजर। अभी जो देखा हमने ट्रिपल तलाक के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसको एक साथ दी जाने वाली ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी इसके ऊपर जश्न मना रही है या वो उसको अपने एक जीत के तौर पर देख रही है। आपको लगता है इस तमाम मसले पर सियासत भी हुई है और एक तरफ मुसलमान जो कौम है, मुस्लिम कौम है, वो उसकी कुछ गलतियाँ थीं, उसने बहुत देर कर दी, खुद फैसला लेना चाहिए था 86 में। भाई देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो मुस्लिम खातून जो थी वो गई ना सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, वो उनको जाना क्यों पड़ा? अगर आप अपने ही एंड पे इस मसले को हल कर देते हैं, जबकि था यानी ये कोई इतनी बड़ी, ये कोई यानी बड़ा, यानी जिसको कहते हैं लाइफ एंड डेथ की बात तो नहीं थी। बिल्कुल ठीक। आप ही अपने एंड पे, और हमारे पास उसके हल थे, सैकड़ों हल थे, 21 मुल्कों ने किए हैं। तो आप ही अगर इस मसले को अपने एंड पर ही हल कर देते तो ये नौबत ही नहीं आती। बल्कि आपने ही सुप्रीम कोर्ट में ये हियरिंग के दौरान 2 बातें कही, अगर वही पहले कर दी होती तो ये मसला ही नहीं आता। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा दरमियान में कि भाई हम जो ऐसा करेगा उसका हम सोशल बॉयकॉट करेंगे। दूसरा, हम काजियों को हिदायत देंगे कि भाई बिल्कुल ठीक है, और हमारे यहाँ होटल निकाहनामा जारी करने की कर देते हैं। मतलब भाई निकाह के वक्त ही तय हो जाता कि ये नहीं होगी, तो ये औरतों को जाना ही नहीं पड़ता। भाई हम लोग खुद एक तो धक्के मार के भेजते हैं, अब वो फिर कहते लोग सियासत करते हैं। यार, करने का मौका तो हमने ही दिया है। ये जो साहब मुस्लिम तबके की एक इमेज बन गई है कि थोड़ा सा जो है मतलब वो बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी लोग होते हैं और हर कोई ट्रिपल तलाक दे देता है, इस तरह की इमेज बन गई थी। और यहाँ पर ख़वातीन के हुकूक नहीं मिलते, एजुकेशन के मामले में पीछे हैं, वो सच्चाई भी है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो सच भी हैं। ये जो इमेज है, इस इमेज से आपको लगता है कि कितना वक्त लग जाएगा बाहर निकलने में? और इसके ऊपर काम तो हो रहा है, हर लेवल पर काम हो रहा है, बहुत सारे लोग आए हैं आगे, आप जैसे लोग हैं, बहुत सारी तंजीमें जो काम कर रही हैं, लेकिन आपको लगता है थोड़ा सा वक्त लगेगा ये इमेज से बाहर निकलने में? भाई देखो, ऐसा है ना, अंधेरा है अगर जी, तो हम अंधेरे की कितनी तकरीर कर लें, एक छोटा सा दिया जला दो तो अंधेरा बुझ जाएगा। बातों से काम नहीं चलेगा। आप उसके मुकाबले में देखिए, मसले का जिक्र करने से मसला हल नहीं होता। ठीक, मसले का हल पेश कर दो। तो अगर अंधेरा है, मेरे अंदर अगर खराबी है अगर, तो लंबी चौड़ी करने की क्या जरूरत है? भाई अगर मेरे अंदर ये खराबी है, मैं इसको ठीक कर लूं। बिल्कुल ठीक है, बस इतना सा है। अगर मेरी समाजी खराबियां हैं तो ये, लेकिन 2 चीजें हैं। एक तो आदमी पहले एडमिट करे, और एडमिशन जो होता है ना, ये पहला स्टेप होता है पॉजिटिविटी की तरफ। अगर मैं ये समझता मैं बीमारी नहीं हूं तो मैं इलाज ही नहीं करूंगा, तो ये मुझे खुद करना पड़ेगा कि भाई मेरे अंदर क्या खराबी है या नहीं है। किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद। और वो कहते हैं ना कि इफ्ता की किताब का पहला जो उसूल है ना, अल मिफ्ताउल इफ्तून, कि पहले अपने दिल से फतवा ले। ना हमारा क्या है कि मौलाना से फतवा लेने जाते हैं, पहले दिल से पूछे। तो आपका दिल कभी गलत गवाही नहीं देता। तो मैं खुद ही देख लूं अपने अंदर में कि मैं ये सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। अगर ये गलत है तो मैं इसको सही कर दूं, बस। माइनॉरिटीज़ का जो पूरा एक माहौल है इस वक्त, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए और एक कुछ सॉलिड प्लान आपके पास है? मतलब लगता है कि भाई ये एक सॉलिड प्लान है, इस पर अगर काम कर लिया जाए माइनॉरिटी के अपलिफ्टमेंट और उनकी तरक्की के लिए, और एजुकेशनल मतलब जो है बैकवर्डनेस जो है उसको भी कम करने के लिए। वही मेरी बात वापस आ जाएगी तालीम, क्योंकि सबसे पहले शुरुआती वहाँ फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल जो होगा वो तो वही होगा। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि हमने जब ये शुरू किया प्रोग्राम अपना तालीम की ताकत का, तो मैंने वही अपनी मसलों को 2 चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया हमारे, और हर एक की ज़िंदगी में ही होता है। एक मेरा मसला ऐसा है कि जो आप के बगैर मैं हल नहीं कर सकता, और एक मसला ऐसा है कि जो मैं खुद ही हल कर सकता हूँ। हमारा प्रॉब्लम यह है, जैसे ज़िंदगी में हम इसको और एक्स्ट्रापोलेट करें, मुसलमान जी, तो उनका एक मसला ऐसा है कि जिसमें सरकार की ज़रूरत है उसको ठीक करने में, और एक ऐसा है कि जो मुझे खुद ठीक करना है। तो हमारा मसला ये है कि जो हमें खुद ठीक करना है उसको तो हम कर नहीं रहे, और जो दूसरे के कब्जे में है, यानी एक मसला जो है उसको ठीक करना मेरे कब्जे में है, और एक मसले को ठीक करना जो मेरे कब्जे में नहीं है। तो जो मेरे कब्जे में नहीं है उस पर तो हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन जो मेरे को, तो ऐसे ही आपने जो बात की थी गवर्नमेंट वगैरह की, तो 2 किस्म की गवर्नेंस है इस मुल्क में। एक तो है कि पॉलिटिकल, उसमें आप सियासी पार्टियां आपको टिकटें नहीं देंगी। जो कांग्रेस पार्टी भी गुजरात में आपने जो पूछा था, किसी ज़माने में 18 या 19 MLA हुआ करते थे, अब ले जाके 4 पे आ गए। यानी जो मुसलमानों के वोटों पर जी रही है
उसने भी आपको कहाँ लगा दिया, हाशिए पे लगा दिया। बिल्कुल ठीक है। बाकी पार्टियों का है, वो आपको देंगे ही नहीं तो आप जाओगे कहाँ, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। दूसरी गवर्नेंस है एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस है, आईपीएस है, जो सारा हमारे मुल्क का जो पूरा ब्यूरोक्रेसी है, वो मेहनत मांगती है। आप कितने बच्चे इम्तिहान में बैठोगे तो उसके प्रोपोर्शनेटली आपका वो आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो तो हम कर सकते हैं। क्या आप बताओ मुझे कि यूपीएससी के एग्जाम में बैठने में कोई रोकता है आपको? यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोई आपको रोकता है? अच्छा, अब आई बात गवर्नमेंट की। अभी हमारी यूनिवर्सिटी में, हालांकि ऐसा पहले अलीगढ़ में, जामिया मिलिया में, जामिया हमदर्द में यूपीएससी की ट्रेनिंग एकेडमी, जो कोचिंग सेंटर्स जो यूजीसी देती है, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी यूनिवर्सिटी में भी दिया इन्होंने। तो इससे ज्यादा तो वो नहीं कर सकते ना। अब तो मेहनत हम कौम को खुद मेहनत करनी पड़ेगी, अब आना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस मुल्क में माशाल्लाह, जैसे हमारे दोस्त हैं जफर महमूद साहब, जी हाँ, बहुत सालों से ज़कात फाउंडेशन में, और भी लोग हैं, और हर साल बहुत सारे बच्चे वहाँ से। तो अब देखिए ये पिछले 2-3 साल से कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट हुआ बहुत सारे लोगों का। हमने तो बहुत उंगली कटा के शहीदों में नाम किया, लेकिन असल तो ये लोग हैं जो हैं बेचारे काम करते हैं। इन्होंने मेहनत जो की, तो आप देखिए उसका नतीजा ये हुआ। अब तक हिंदुस्तान में 70 साल में 38 से ज्यादा बच्चे नहीं आते थे। यूपीएससी में 38-39 मैक्सिमम थे। 1060-62 सिलेक्ट होते हैं, उसमें से इस साल पहली मर्तबा 52 बच्चे सिलेक्ट हुए मुसलमान। तो भाई थोड़ा एफर्ट आपने लगाया, सच बात है, उसके रिजल्ट आए। उसके रिजल्ट आए। मेहनत, आपको मेहनत करने से कौन रोकता है? कुल मिलाकर के तालीम जो है वो, तो मैं ये कह रहा हूं कि सबका निचोड़ जो है वो तालीम है। और देखिए गरीब से गरीब आदमी भी मेहनत करके, हमारे सामने मिसाल है, रिक्शा ड्राइवर के बच्चे, और देखो कैसे कैसे बच्चे आईएएस के अंदर आते हैं। एक बच्ची मुझे आईएएस की मिली अभी, मुसलमान बच्ची। मैं हैरान हूँ कि वो हमारी असल रोल मॉडल वो है। एक लड़की है, वो हेवीली हैंडीकैप्ड है, राजस्थान से मैं मिला उसको। अंग्रेजी जिस तरह से बोलती है और जिस तरह से वो आई है, तो मुझे लगा कि ये मेरा जिस जहां से आई है, जिस तरह से गई है, तो जब वो कर सकती है तो फिर मैं नहीं समझता कि मुल्क में कोई है जो नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव माइंड के साथ काम, बस आपको पॉजिटिव मेन फ्रेम के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप चलो, आप देखोगे उसको। हमसे बात की सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे जफर सरेसवाला साहब, बेबाक बातें करने के लिए पहचाने जाते हैं। इनका ये कहना है कि अगर कुछ गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए डायलॉग करने की ज़रूरत है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना दुश्मन समझने की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा सियासी समझ दिखानी पड़ेगी और माइनॉरिटी तबके को आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव सोच के साथ काम करना है और तालीम के मैदान में आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी पॉजिटिव सोच के साथ। आप सबने प्रोग्राम तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।